सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हमारी जो डी ट्रिपल एस बी जी के प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट थर्ड रहने वाला है। और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2026 के लिए। और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, ये रिसेंट पेपर्स के हैं जो कि डी ट्रिपल एस बी ने अभी 2025 और 26 में लिए थे। तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा करंट अफेयर्स का है। तो हम देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द यूईएफए वुमेन्स यूरो 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट इन जुलाई 2025। तो मतलब कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसने यूईएफए वुमेन्स यूरो 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट को जुलाई 2025 में होस्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड ने किया था। ऑप्शन डी, द यूईएफए वुमेन्स यूरो 2025 टूर्नामेंट वाज होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड। और ये ऑर्गेनाइज यूईएफए को द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यूईएफए का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और ये जो टूर्नामेंट है ये हर 4 साल बाद याद होता है, हर 4 साल बाद आयोजित होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज होता है। और इसके जो फीचर्स है, इसमें क्या होता है, जो टॉप नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम्स हैं यूरोप की, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। और स्विट्जरलैंड ने 2025 वाला होस्ट किया है और बहुत अलग अलग सिटीज में किया है, जैसे ज्यूरिक, बेसेल एंड जिनेवा। Then next question, who among the following is the chairperson of the microfinance institution networks MFIN India as of the end of July 2025। मतलब कि जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि चेयरपर्सन रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क यानी MFIN का इंडिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, समित घोष। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। समित घोष जो रहे हैं वो MFIN के चेयरपर्सन रहे हैं। और ये जो MFIN है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। और इसके फंक्शंस क्या है, एक तो ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग को और एंश्योर करता है एथिकल प्रैक्टिसेस को और रिप्रेजेंट करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। तो समित घोष जो है उन्होंने सर्व किया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ MFIN इन 2025। और इसके आप फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो MFIN की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द राष्ट्रकूट रूल्ड फ्रॉम विच रीजन। तो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उसने इंडिया के किस रीजन से फॉलो किया था। तो हमें पता है कि जो राष्ट्रकूट थे वो डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया से रूल कर रहे थे। तो ऑप्शन सी, द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 8 एंड 10 सेंचुरी। मतलब 8वीं से 10वीं शताब्दी यानी जो सेंचुरी थी उसके बीच राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने रूल किया था। देयर एम्पायर वाज सेंटर इन द डेक्कन रीजन। और डेक्कन रीजन किसे बोलते हैं, जो साउथ का जो पार्ट है उसको डेक्कन रीजन बोलते हैं। और इसको आप याद रखना कि इनकी जो कैपिटल सिटी थी, यानी कि राष्ट्रकूट जो थे उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी मान्यखेत। और इसके जो फेमस रूलर थे वो थे अमोघवर्ष फर्स्ट। दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। पैट्रॉन्स का मतलब होता है सपोर्ट करते थे, मतलब कि आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते थे। Then next question, in May 2025, which Indian state announced the establishment of India's first quantum valley tech park। तो 2025 में यानी कि मई 2025 में इंडिया का वो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है इंडिया की पहली क्वांटम वैली टेक पार्क को एस्टेब्लिश करने का। तो महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटका नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 2025 में ये अनाउंस किया था कि वो एस्टेब्लिश करेंगे फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क इंडिया का। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और इसका जो पर्पस है वो है प्रमोट क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च। तो प्रमोट करेंगे कंप्यूटिंग रिसर्च को और एनकरेज करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को। और इससे क्या होगा, इंडिया की जो प्रेजेंस है क्वांटम टेक्नोलॉजी में वो स्ट्रांग होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड्स के ऊपर कब शुरू हुआ था इंडिया में, 1975, 1986, 1992, 1980। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी 1986 में इंडिया ने अपना एक टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया था ऑयल सीड्स के लिए। और वो किया था 1986 यानी 1986 में। द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स वाज लॉन्च्ड इन 1986 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ऑयल सीड्स हैं उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना
और रिड्यूस करना एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पे। दिस प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इंडिया ऑयल सीड प्रोडक्शन, और इसने इंडिया की जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसको काफी ज्यादा इम्प्रूव किया था। The next question, which veteran actor premiered his directorial venture Tanvi the Great at the Cannes Films Festival 2025? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा एक्टर था जिसने अपना डायरेक्टोरियल वेंचर प्रीमियर किया था और उसका नाम था तन्वी द ग्रेट, और यहाँ कहाँ पे किया था? कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में किया था। तो क्या वो कमल हासन है? तो कमल हासन नहीं होंगे, अजय देवगन नहीं होंगे, और के मैनन भी नहीं होंगे, वो होंगे अनुपम खेर। तो अनुपम खेर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी अनुपम खेर, और एक वेटेरियन इंडियन एक्टर है अनुपम खेर। इन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यूट एक फिल्म के साथ किया है और वो है तन्वी द ग्रेट। मतलब इन्होंने इस फिल्म को क्या किया है? डायरेक्ट किया है, इन्होंने बनाया है। और ये फिल्म कहाँ पे प्रीमियर हुई थी? ये हुई थी कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में। Then next question, who co-founded the Theosophical Society, and in 1882 its headquarters was shifted to अदयार मद्रास। तो मतलब किसने co-founded किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया में, और 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट हो गया था अदयार मद्रास में। तो क्या वो एनी बेसेंट थी? नहीं। डब्ल्यू सी बैनर्जी थे? ये भी नहीं थे। ए हुम? ये भी नहीं था। इन्होंने क्या किया था? मतलब इसने क्या किया था? 1885 में कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था 1885 में। और इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, एच.पी. ब्लावास्काय एंड एच.एस. ऑलकॉट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, एच.पी. ब्लावास्कोय एंड एच.एस. ऑलकॉट। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1875 इन न्यूयॉर्क। और जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसको ओरिजिनली फाउंड किया गया था 1875 में, और इसको कहाँ पे किया गया था? न्यूयॉर्क में। और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे हेलेना पेट्रोनवा ब्लास्काय एंड हेनरी स्टील ऑलकॉट। और 1882 में यानी इन 1882, और इसका जो हेडक्वार्टर था सोसाइटी का वो अद्यार यानी मद्रास चेन्नई इंडिया में शिफ्ट हो गया था। तो आप ये भी याद रखना कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको कब फाउंड किया गया था? 1875 में, और कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और फिर बाद में इसका जो हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट कर दिया गया था अदयार मद्रास यानी चेन्नई में। The next question, which of the following health systems is not recognized under आयुष? तो जो आयुष है इसमें ऐसा कौन सा हेल्थ सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज नहीं है? तो इसमें सिद्धा तो है, और यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, पर योगा नहीं है। क्यों योगा? क्योंकि एक ट्रेडिशन है इसीलिए। तो ऑप्शन डी योगा। आयुष जो है एक सिस्टम है जो प्रमोट करता है ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम, जो मेडिसिन का सिस्टम है उसको। और आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, और एच से होम्योपैथी। Then question 9, after the revolt of 1857, which major administrative change took place in India? मतलब जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ऐसा कौन सा मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है जो कि इंडिया में हुआ था? तो क्या हुआ था उसके बाद? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये नहीं हुआ था, ये तो 1885 में हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी सिस्टम? ये भी नहीं हुआ था। ये कौन सा एक्ट में हुआ था? 1919 वाला जो एक्ट था उसमें हुआ था। ट्रांसफर ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्राउन? ये इसका करेक्ट आंसर है। और क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल कर रही थी इंडिया पे। फिर उसके बाद जब अंग्रेज वगैरह ने देखा, ब्रिटिश जो क्राउन था उसने देखा, तो उसने उन्होंने ट्रांसफर कर लिया पावर को। अब ये कह दिया गया कि हम ही मतलब डायरेक्ट रूल करेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन का मतलब है वहां का राजा है या जो रानी है वो डायरेक्ट रूल करेगी इंडिया पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। और कौन था इस टाइम वायसराय? वो था करजन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था 1858। ये भी याद रखना कि किस एक्ट के थ्रू जो वो है पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर है वो ब्रिटिश क्राउन में गया था। वो गया था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और मेजर चेंजेस क्या हुए थे? तो जो रूल ऑफ इंडिया था वो ट्रांसफर हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। और जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की वो चेंज हो गई वायसराय ऑफ इंडिया। तो आप ये भी याद रखना कि वो 1858 का ही एक्ट था जिससे जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की वो किसमें चेंज हो गई थी? वायसराय ऑफ इंडिया। और जो पहला वायसराय था इंडिया का वो था कैनिंग। और इनके आगे लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये होंगे मतलब कैनिंग। जो था पहला वायसराय था इंडिया का वो कौन था? कैनिंग था। और इसी की इसने मार्क किया, मतलब इसने ये बता दिया था
कि अब इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था, और जिसको किस नाम से जान जाता था, ब्रिटिश राज के नाम से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द वेल्लोर म्यूटनी टेक प्लेस, यानी जो वेल्लोर म्यूटनी सिपाही विद्रोह हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था। ये जो वेल्लोर है ये जगह कहाँ पे है, ये है आपकी तमिलनाडु में। तो 1840 नहीं होगा, 1851 नहीं है, 1800 भी नहीं है, ये होगा 1806, यानी 1806 में ये हुआ था। तो 1806 में ये हुआ था, और जो वेल्लोर म्यूटनी है 1806 में हुई थी, ये 1857 से पहले की क्रांति हुई थी, और इसमें सबसे पहले मतलब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया था। और इसके की फैक्ट्स क्या हैं, ये वेल्लोर में हुआ था जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ में जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गया था नए न्यू ड्रेस रेगुलेशंस के अगेंस्ट, जो कि इम्पोज करे थे ब्रिटिशर्स ने। द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड क्विकली बाय ब्रिटिश फोर्सेस, और ये जो रिवॉल्ट था इसको बहुत जल्दी ही सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस जो होते हैं वो एक कंसीडर करते हैं कि जो वेलोर म्यूटिनी था वो एक प्रेकर्सर था टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। देन क्वेश्चन 11, इन जनवरी 2025 विच इंडियन हॉकी प्लेयर वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2025 में किस इंडियन हॉकी प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो क्या वो हरमनप्रीत सिंह है? नहीं, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड है। पीआर सीरीजेस, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। मनप्रीत सिंह, ये भी नहीं होंगे, ये होंगे हार्दिक सिंह। मतलब हार्दिक सिंह को 2000 जनवरी 2025 में ये एक हॉकी प्लेयर है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन डी हार्दिक सिंह, ये जो हार्दिक सिंह है वो भी एक इंडियन के हॉकी टीम के प्लेयर हैं, और इन्होंने मतलब बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी थी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। The next question, in May 2025 the Ankita initiative launched in Assam is related to which of the following। तो 2025 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था असम में, उसका नाम था अंकिता। तो ये किससे रिलेटेड है? क्या ये हेल्थ मॉनिटरिंग टूल है? नहीं। क्या ये ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम है? नहीं। ये एक रोबोटिक असिस्टेंट भी नहीं, ये है एआई न्यूज एंकर। तो ऑप्शन डी एआई न्यूज एंकर, जो अंकिता इनिशिएटिव है वो इंट्रोड्यूस किया, उस एक एआई पावर्ड न्यूज एंकर है जो कि असम ने इंट्रोड्यूस किया है। और जो असम के सीएम है वो कौन है? हिमंता विश्व शर्मा। देन क्वेश्चन 13, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी एस्टैब्लिश। तो कौन से साल में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, 1920 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन ऑप्शन डी 1920, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी वाज फाउंडेड इन 1920 इन बॉम्बे मुंबई। मुंबई में इसको फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, और 1920 में एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके जो लीडर्स हैं तो वो थे लाला लाजपत राय, और जो लाला लाजपत राय थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था। The next question, in 1916 the Lucknow Pact was signed between which two major political organization। तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो किन दो मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन हुआ था? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल आर्मी। नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू महासभा। नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्वराज पार्टी। नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच साइन हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो लखनऊ पैक्ट है 1916 का 16 वाला, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। The next question है, in which year did Irwin announce the Dominion status for India as the ultimate goal of British policy। तो कौन से साल में जो इरविन था, वायसराय था, उसने अनाउंस किया था कि हम इंडिया को जो डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं वो हमारी ब्रिटिश पॉलिसी का अल्टीमेट गोल है। तो क्या 1930 था? नहीं। 1928 भी नहीं, 1932 भी नहीं, ये था 1929, यानी 1929 में ये कहा गया था। जब क्या होने वाला था इसके अगले साल, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो होने वाली थी तब। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 1929। 1929 में क्या हुआ था, जो वायसराय था इरविन, उसने अनाउंस किया था कि जो ब्रिटिश पॉलिसी का अल्टीमेट गोल है वो ये है कि वो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना चाहेंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि इंडिया जो होगा वो अब खुद के फैसले ले सकता है और वो किसी और के फैसले का दबाव उस पर नहीं होगा।
और ये डिक्लेरेशन क्या हुआ था, जब ये डिक्लेरेशन हुई थी तो इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे और बाद के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशंस थे वो भी हुए थे। देन क्वेश्चन 16, वेयर वाज द पर्पल फेस्ट 2025 ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट इंक्लूसिविटी एंड एम्पावरमेंट हेल्ड। तो 2025 का जो पर्पल फेस्ट था वो कहाँ हुआ था, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था और इसमें क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंक्लूसिविटी, मतलब कि हर किसी को इसमें शामिल करते हैं। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं और सब एक जैसे ही हैं, और एम्पावरमेंट के लिए भी। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था गोवा में। तो ऑप्शन डी गोवा। पर्पल फेस्ट इज एन इवेंट डेडिकेटेड टू, जो पर्पल फेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये प्रमोट करता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो जिन लोगों को डिसेबिलिटीज होती है उनके जो राइट्स है उसको प्रमोट करता है और इंकरेज करता है इंक्लूसिव सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो और वहाँ सब एज ए नॉर्मल इंसान की तरह ही रहें। देन क्वेश्चन 17, द सॉल्ट मार्च यानी कि डांडी मार्च ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन ऑन विच डेट। डांडी मार्च किस साल को शुरू हुआ था और कब हुई थी, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तब। तो देखो हमें ये पता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये हमारा हुआ था 1930 में, मतलब 1930 से शुरू हो गया था। तो हम इसको ऑप्शन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 इसमें नहीं हुआ था क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो इसी टाइम हुआ था। 1 जुलाई 1921 नहीं होगा, 29 जुलाई 1929 भी नहीं होगा, ये होगा 12 मार्च 1930। तो ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 जो सॉल्ट मार्च था वो लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। और कहाँ से, साबरमती आश्रम यानी गुजरात से दांडी तक। और ये इसका पर्पज क्या था, ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, मतलब जो ब्रिटिश थे वो नमक पर टैक्स लगाते थे उसके अगेंस्ट में। और फिर उसी के बाद क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी उसी के साथ साथ इसको लॉन्च किया गया था। Then question 18, which organization was established in 1906 to represent Muslim interests in India? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1906 में एस्टेब्लिश हुई थी, किस लिए, मुस्लिम के जो इंटरेस्ट थे इंडिया में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो यानी 1906 में हुई थी, कहाँ हुई थी, ढाका के, मतलब बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये फाउंड करी गई थी 1906 में ढाका में। और इसका पर्पस क्या था, पॉलिटिकल राइट्स जो थे मुस्लिम्स के उनको प्रोटेक्ट करना और मुस्लिम का गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान लोकेटेड। मतलब कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नई दिल्ली नहीं है, जयपुर नहीं है, चेन्नई नहीं है, वो है आगरा। आगरा में क्या है, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी, द सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश इन 1960। तो 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है हिंदी लैंग्वेज को इंडिया और अब्रॉड में प्रमोट करना और यहाँ पे जो हिंदी के टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन करना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आगरा यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन जनवरी 2025 फॉर क्रिकेट। तो कौन से प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है जनवरी 2025 में, किसके लिए, क्रिकेट के लिए। तन्मय श्रीवास्तव नहीं है, तनिका अग्रवाल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, वो है हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर कौन है, वो इंडिया की जो वुमेन्स की क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है। तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक जो भी है कमेंट में दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।